हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज हम वन कॉन्सेप्ट डे सीरीज में करेंगे कोरल रीफ्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एनवायरनमेंट सेक्शन को देखते हैं, एज सच इस पे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, चाहे फिर वो प्रीलिम्स हो चाहे फिर वो मेंस हो। मेंस में ये यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब एज यू नो, क्योंकि जो हमारा पीसीएस है वो भी अलाइन कर रहा है अपने आप को यूपीएससी की तरह, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये वाला क्वेश्चन मेंस में पूछा जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट आर कोरल। ये स्लाइड पढ़ने से पहले मैं आपको एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बताना चाहूंगी, दोनों में क्या है और वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से कैसे हमारे कोरल्स बनते हैं। पहले ये स्लाइड देखते हैं। देखिए, अगर आपको एक सिंगल लाइन में डेफिनेशन लिखनी हो व्हाट आर कोरल रीफ्स, सो यू कैन राइट दैट इट इज एन इकोसिस्टम और अ कॉलोनी ऑफ कैल्केरियस ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए, कॉलोनी का मतलब क्या होता है? जब अमैल्गमेशन, जब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलके एक इकोसिस्टम बनाते हैं, और वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? कैल्केरियस। अब कैल्केरियस का मतलब क्या होता है? दोज ऑर्गेनिजम्स विच सिक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट। अब क्या है यहां पर? वो ऑर्गेनिजम्स जो कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट के लिए सबसे पहली क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? आपके पास कार्बन की प्रेजेंस होनी चाहिए। अब कैल्केरियस ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल पॉलिप्स, ऐसे ही कैल्केरियस एल्गी एटसेट्रा, बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी बॉडी से क्या सिक्रीट करते हैं? कैल्केरियस सब्सटेंसेस। वो कैल्केरियस सब्सटेंसेस क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब इन ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए होता है? इनको चाहिए होता है कार्बन। अब इनको कार्बन कहां से मिलता है? जब ये कोरल्स एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं ज़ूज़ैंथले से। अब देखिए, ज़ूज़ैंथले क्या है? वो एक प्लांट्स है, स्मॉल प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब आपको पता हो, जो भी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। अब ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं? जो भी ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर है उसको ये लेते हैं और इन रिटर्न क्या बना देते हैं? कार्बन बना देते हैं। तो यहां से जो ज़ूज़ैंथले फोटोसिंथेसिस करके कार्बन बनाते हैं, वो कार्बन कौन यूटिलाइज करता है? दीज कैल्केरियस ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम क्या कहते हैं? पॉलिप्स। अब कार्बन ने जब पॉलिप्स ने कार्बन को कंज्यूम कर लिया, और उनके पास एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि वो क्या बना सकते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। सो यहां पर आपको एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। किसके बीच में? कोरल्स के बीच में। अब कोरल्स कुछ भी हो सकते हैं, बीट पॉलिप्स, बीट कैल्केरियस एल्गी और एटसेट्रा, कुछ भी हो सकते हैं। जब पॉलिप्स ने एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाया ज़ूज़ैंथले से, तो ज़ूज़ैंथले ने फोटोसिंथेसिस करके इसको क्या प्रोवाइड कर दिया? कार्बन। जब इन ऑर्गेनिजम्स को कार्बन प्रोवाइड कर दिया, तो ये क्या बना लेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। और जब ये कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा हो जाता है, कॉलोनी बना लेता है, उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम को हम क्या बोलते हैं? कोरल रीफ्स। ये बात समझ गए? अब देखिए, यहां पर ज़ूज़ैंथले इसको क्या हेल्प कर रहा है? कार्बन दे रहा है। अब इन रिटर्न ये कोरल ज़ूज़ैंथले को क्या दे रहे हैं? शेल्टर। ठीक है, कि यहां पर इनको शेल्टर चाहिए, तभी ये ज़ूज़ैंथले कहां पर आके कॉलोनाइज हो जाते हैं? इन कोरल रीफ्स में। अब आपने देखा होगा, जो कोरल रीफ्स की पिक्चर होती है वो कुछ ऐसे होती है। आपको ये दिख रहे हैं डिफरेंट कलर्स। ये डिफरेंट कलर क्यों होते हैं? दैट इज बिकॉज ऑफ दी ज़ूज़ैंथले, क्योंकि यहां पर मल्टीपल डिफरेंट कलर्स के जो प्लांट्स हैं वो यहां पर आते हैं, और किसको क्या प्रोवाइड करते हैं? पॉलिप्स को प्रोवाइड करते हैं कार्बन। और उसकी वजह से वो जो कैल्केरियस ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या बना पाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। और जब वो कैल्शियम कार्बोनेट एक्यूमुलेट होता रहता है, तो वहां पर एक इकोसिस्टम, एक कॉलोनी बन जाती है, उसको बोलते हैं कोरल रीफ्स। और ज़ूज़ैंथले को इन कोरल रीफ्स में क्या मिलती है? प्रोटेक्शन। ठीक है जी। सो इसीलिए ये आपको इतने ब्यूटीफुल दिखते हैं। तो यहां पर एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना हुआ है। आई होप ये आपको थ्योरी समझ आई होगी। नाउ रीड दी स्लाइड। अब समझ आएगा। पहला पॉइंट है
Coral polyps are tiny and fleshy sea anemones that live in the tropical and subtropical oceans. अब यहां से बात समझ आई, क्योंकि यहां पर क्या एग्जिस्ट करते हैं, पॉलिप्स एग्जिस्ट करते हैं. वो पॉलिप्स है क्या, दे आर कैल्केरियस ऑर्गेनिजम्स. ये बात समझे. नेक्स्ट पॉइंट आता है, दे लिव इन शैलो वाटर्स along the microscopic algae called the zooxanthellae. अब ये zooxanthellae क्या है, they are small plants. ये स्मॉल प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं. सो फोटोसिंथेसिस क्या इससे क्या होगा, कार्बन सिक्रीट होगी. और ये जो कार्बन है ये कौन कंज्यूम करेगा, ये पॉलिप्स कंज्यूम करेंगे. ठीक है जी. सो दिस algae has photosynthetic abilities that feed the coral polyps with carbon compounds which give them energy to provide what, calcium carbonate. और जब ये कैल्शियम कार्बोनेट एक्यूमुलेट हो जाता है तब ये एक कॉलोनी बना लेता है. उस पर्टिकुलर कॉलोनी को, उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कोरल रीफ्स. ठीक है जी. नेक्स्ट, इन रिटर्न द पॉलिप्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द zooxanthellae. अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब ही क्या होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को हेल्प करे. ठीक है. सो यहां पर zooxanthellae पॉलिप्स को कैसे हेल्प कर रहा है, कार्बन प्रोवाइड करके, और पॉलिप्स zooxanthellae को कैसे हेल्प कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके. दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप इज नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. ठीक है जी. So symbiotic relationship क्या है, any close relationship between the species is called symbiosis. अब अगर A species exist करती है और B species exist करती है, अगर A B के लिए benefit है, ऐसे ही B भी A के लिए benefit है. ठीक है. So यहां पर this particular relationship is known as symbiotic relationship. अब देखिए ये जो कोरल रीफ्स है इसके लिए कुछ ना कुछ एक कंडीशंस, एक पर्टिकुलर कंडीशंस चाहिए, वहीं पर आपको कोरल रीफ्स देखने को मिलेंगी. एज सच ऑल अराउंड द वर्ल्ड देखने को नहीं मिलती हैं. यहां पर कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरियाज हैं जिनमें आपको कोरल रीफ्स देखने को मिलेंगी. सो पहला क्या होना चाहिए, दैट इज इट शुड हैव शैलो वाटर्स. अब देखिए शैलो वाटर्स का मतलब क्या होता है. अब देखिए यहां पर क्या है, zooxanthellae है. zooxanthellae को फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए होगा, सन चाहिए होगा. अब उनको अगर सन चाहिए, क्योंकि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर परफॉर्मिंग दी फोटोसिंथेसिस, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमेशा आपको शैलो वाटर्स में दिखेंगे, क्योंकि डीप वाटर्स तक तो सनलाइट पहुंच ही नहीं पाएगी. तो शैलो वाटर्स में आपको ये कोरल रीफ्स देखने को मिलेंगे. दिस इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 है सेमी हार्ड और हार्ड सर्फेसेस. कोई भी आपको एक हार्ड सर्फेस, प्रायर हार्ड सर्फेस चाहिए जिसपे ये कॉलोनी बन सके. अगर वहां पर हार्ड नहीं है तो आपको कोरल रीफ्स देखने को नहीं मिलेंगी. दो कोरल्स हमारे दो तरह के होते हैं, हार्ड कोरल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, सॉफ्ट कोरल्स भी एग्जिस्ट करते हैं. बट इन पर्टिकुलर अगर मैं कोरल रीफ्स की बात कर रही हूं तो वी आर टॉकिंग अबाउट सेमी हार्ड और हार्ड कोरल्स. ठीक है. सो प्रायर जो लैंड है, प्रायर जो चीज है जिसपे कैल्केरियस ऑर्गेनिजम्स अपना कैल्शियम डिपॉजिट करेंगे, उसके लिए आपको एक हार्ड सरफेस की जरूरत है. दिस इज पॉइंट नंबर 2. नेक्स्ट इज क्लियर वाटर. एज सच क्लियर वाटर में ही होंगे. अब देखिए अगर वाटर जो है वो क्लियर नहीं है, मतलब सेडिमेंट से भरा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है सनलाइट नहीं आ पाएगी और जो zooxanthellae है वो अपना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाएगा. सो इसीलिए आपको क्लियर वाटर चाहिए. जहां पर भी पल्यूटेड वाटर होगा वहां पर कोरल्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे. ठीक है जी. नेक्स्ट आता है वार्म वाटर्स. हाँ जी. अब इसको एक वार्म वाटर चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं. तो अप्रोक्सीमेटली अगर लेके चलें तो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस तक ही ये सरवाइव कर सकते हैं. उसके ज्यादा अगर टेम्परेचर हुआ तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे. सो दे नीड वार्म वाटर्स. तभी आप देखेंगे जो भी हमारी वेस्टर्न कोस्ट है, जो भी कॉन्टिनेंट्स की वेस्टर्न कोस्ट है, वहां पर आपको जनरली कोल्ड करंट्स देखने को मिलते हैं. अब आप देखेंगे वहां पर कोरल रीफ्स एग्जिस्ट नहीं करती. क्यों? क्योंकि वहां पर सारी क्या एग्जिस्ट करती हैं, कोल्ड वाटर्स, कोल्ड करंट्स एग्जिस्ट करते हैं. दैट इज व्हाई वहां पर आपको कोरल रीफ्स देखने को नहीं मिलेंगे.
ठीक है जी। नेक्स्ट आता है स्लाइटली सलाइन वाटर। हाँ जी, बहुत ज्यादा नमकीन पानी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी स्लाइटली सलाइन, ना ही बिल्कुल फ्रेश वाटर, तभी आपको ये रिवर्स में देखने को नहीं मिलेगा। जनरली ये आपको कहां देखने को मिलते हैं, सी सर्फेसेस पे, ठीक है। सो स्लाइटली सलाइन वाटर चाहिए। एंड नेक्स्ट इज रिच सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, न्यूट्रिएंट्स किसको चाहिए, ज़ूज़ैंथले को चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो इट शुड बी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है जी। सो दीज आर दी एसेंशियल कंडीशंस जिसमें कोरल रीफ्स ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस क्या है इनकी। देखिए सबसे पहले क्या है, कोस्टल प्रोटेक्शन। ये कोस्टल प्रोटेक्शन करते हैं क्योंकि ये कॉलोनी है, अगर वहां पर कोई भी वाटर्स जो सर्जेस, जिसको आप बोलते हैं स्टॉर्म सर्जेस, वो स्टॉर्म सर्जेस से कोस्टल एरिया को बचा लेगा, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये कोस्टल एरिया के आसपास दिखाई देंगे। तो यहां पर क्या होगा, जब भी स्टॉर्म सर्जेस होंगी तो वहां पर ये एक बैरियर की तरह आपको देखने को मिलेंगे। सो नंबर 1 दिस। नंबर 2 इज फूड सोर्स। ये जनरल फूड सोर्स है। देखिए मरीन एक्वाटिक इकोसिस्टम जो है, यहां पर जो इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है, बहुत सारे फ्लोरा और फौना आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इट विल बी अ रिच फूड सोर्स, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। अब देखिए इन कोरल्स में, क्योंकि ये जो एल्गी है ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं, तो इसीलिए इनको मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉस्मेटिक्स में देखें, जो भी आपकी स्किन क्रीम्स होती हैं एंड ऑल दैट, वहां पर ये जो ज़ूज़ैंथलेज हैं, ये जो एल्गी है वो यूज करी जाती है, जिसको आप बोलते हैं सीवीड। सो सीवीड्स आपके मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है, अब ये टूरिस्ट स्पॉट्स बनते हैं। अगर आपने ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में जो प्रेजेंट है वहां पर देखा होगा, तो ये क्या है, ये टूरिज्म प्रोवाइड करता है, क्योंकि बहुत से लोग इन कोरल रीफ्स को देखने आते हैं। सो नंबर 1 क्या है, दैट इज कोस्टल प्रोटेक्शन। कोस्टल प्रोटेक्शन क्यों, क्योंकि ये कोस्ट के आसपास आपको दिखेंगे, जिनको बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ्स। अभी हम आगे पढ़ेंगे कितने टाइप्स के कोरल रीफ्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो भी कोस्टल प्रोटेक्शन है फ्रॉम दी स्टॉर्म सर्जेस वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज फूड सोर्स। फूड सोर्स क्यों, क्योंकि ये एक तरह का इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है। जहां पर भी इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है मतलब वहां पर आपको फूड चेन दिखाई देनी पड़ जाएगी। सो जब फूड चेन देखने को मिल रही है तो वहां पर एसेंशियली फूड सोर्स की तरह वो यूज हो सकता है। नंबर 3 क्या है, दैट इज मेडिसिनल पर्पसेस के लिए। एंड 4th क्या है, टूरिज्म एक्टिविटी के लिए भी कोरल रीफ्स को यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है, हमारे इंडिया में कोरल रीफ्स कहां कहां प्रेजेंट हैं। अब देखिए जहां पर भी आपको सी एरिया देखेंगे, आपको एज सच रिवर्स में ये देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि फ्रेश वाटर एग्जिस्ट करता है। अब कोरल रीफ्स की सर्वाइवेबिलिटी के लिए आपको क्या चाहिए, स्लाइटली सलाइन वाटर चाहिए। तो जहां पर भी आपको सलाइन वाटर देखने को मिलेगा वहां पर आपके कोरल रीफ्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अंडमान एंड निकोबार, ऐसे ही लक्षद्वीप आइलैंड्स में, ऐसे ही गल्फ ऑफ मन्नार। सो दिस इज द गल्फ ऑफ मन्नार एंड आपको गल्फ ऑफ कच्छ में देखने को मिलेंगे। सो हमारे इंडिया में बहुत सी वैरायटीज एग्जिस्ट करती हैं। आप देख सकते हैं 218 स्पीशीज एग्जिस्ट ऑफ हार्ड कोरल्स, और वो हार्ड कोरल्स कहां कहां मिलते हैं, हमारे 2 आइलैंड नेशंस, कौन कौन से, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अब तीसरा कहां मिलता है आपको, दैट इज गल्फ ऑफ मन्नार, और चौथा कहां मिलता है आपको, दैट इज गल्फ ऑफ कच्छ। वहां पर आपको कोरल रीफ्स देखने को मिलेंगी। बहुत से टूरिस्ट लक्षद्वीप में जाते हैं टू सी दी कोरल्स, क्योंकि वहां पर प्रोमिनेंट है, बहुत प्रोमिनेंट है कोरल रीफ्स, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इनके लिए थ्रेट्स क्या हैं। नंबर 1 इज ग्लोबल वार्मिंग। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज राइजिंग। इफ द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज राइजिंग, दैट मींस द टेम्परेचर ऑफ सी वाटर इज आल्सो राइजिंग। अब हमने पढ़ा था कि इनके लिए एक कंडीशन होती है, अगर 20 to 30 डिग्री तक है तभी ये जो कोरल रीफ्स हैं वो सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दैट मींस टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सी वाटर टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो इसकी वजह से हमारे को देखने को मिला है कि जो ये कोरल रीफ्स हैं दे आर अंडर स्ट्रेस, ठीक है। नंबर 2 आता है कोरल ब्लीचिंग। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, कोरल ब्लीचिंग क्या होती है। देखिए अगर सपोज गंदा पानी है, हमने क्या पढ़ा था, क्लियर वाटर होना चाहिए जिससे कि सनलाइट प्रॉपर पेनिट्रेट हो पाए
और ज़ूज़ैंथले अपना फोटोसिंथेसिस कर पाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि यहां पर आपने पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, प्लास्टिक पोल्यूशन या जनरल वाटर पोल्यूशन कर दिया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, सेडिमेंट्स हो जाएंगे और कोरल्स जो हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा देखा गया है कि जो ज़ूज़ैंथले है, मतलब वो जो प्लांट्स हैं, जो टाइनी प्लांट्स हैं, जो एक्चुअली में कैल्केरियस ऑर्गेनिजम्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, कार्बन प्रोवाइड करते हैं, वो क्या हो जाते हैं, इन कोरल रीफ से एक्सपेल कर जाते हैं, डाई आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। जब तक उन कैल्केरियस ऑर्गेनिजम्स को कार्बन प्रोवाइड नहीं हो रहा, तब तक वो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बना पाएंगे। तो यहां से आपको देखने को मिलता है दैट पर्टिकुलर फिनोमेना इज नोन एज कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग का मतलब ही ये होता है जब ज़ूज़ैंथले उस कोरल रीफ से एक्सपेल हो जाता है या फिर डाई आउट हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है मरीन पोल्यूशन। ये मैं आपको बता चुकी हूं, अगर मरीन पोल्यूशन है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत से सेडिमेंट्स वहां पर इकट्ठे हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्लियर वाटर्स नहीं रहेंगे। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म एंड ओशन एसिडिफिकेशन। अब मैंने आपको बताया था ओशन एसिडिफिकेशन एक्चुअली में क्या है, इट इज लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। अब अगर टेम्परेचर ऑफ द सी सरफेस राइजेस, सो इसका मतलब क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा क्या करता है, ज्यादा अब्सॉर्ब करना शुरू कर जाता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को वो ज्यादा अब्सॉर्ब करना शुरू कर जाएगा, दैट मींस वो पानी में क्या मिक्स हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, विच विल इन टर्न फॉर्म्स व्हाट, कार्बोनिक एसिड। वो कार्बोनिक एसिड की वजह से ओशन एसिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब ओशन का जो पीएच है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ओशन एसिडिफिकेशन होती है तब भी जो आपके कोरल्स हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उनकी करोजन हो जाएगी। दैट इज वाई ग्लोबल वार्मिंग एंड ओशन एसिडिफिकेशन आर हैंड इन हैंड। अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे ही सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी तो कार्बोनिक एसिड ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर कार्बोनिक एसिड बनना ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा मतलब उस सी सरफेस का जो पीएच लेवल है वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। सो यहां पर भी जो आपके कोरल रीफ्स हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज ओजोन डिप्लीशन। अब देखिए ओजोन डिप्लीशन क्यों, क्योंकि अगर ओजोन डिप्लीट कर रही है मतलब यूवी रेज, जो सन से यूवी रेज हैं वो आ रही हैं, अगर वो यूवी रेज यहां तक पहुंचती हैं तो आपका जो ज़ूज़ैंथले है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा और इन रिटर्न क्या हो जाएगा, कोरल ब्लीचिंग। ठीक है जी। सो यू गॉट द पॉइंट, दीज आर दी थ्रेट्स विच आर अवेलेबल टू दी कोरल्स। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज कोरल ब्लीचिंग। अब देखिए हेल्दी कोरल तो क्या है, जब एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है किसके बीच में, पॉलिप्स के बीच में और ज़ूज़ैंथले के बीच में, तब तक तो हम बोलेंगे कि वो एक हेल्दी कोरल है। जब भी आपको हेल्थ जांचनी है तो आप देख लीजिए वो कितने रंगीन है। अगर आपको बहुत सारे कलर्स देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो जो कोरल रीफ्स हैं वो हेल्दी हैं। लेकिन धीरे धीरे अगर वो जो कोरल्स हैं वो वाइट होना शुरू हो जाए, मतलब उनमें सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स दिखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो ज़ूज़ैंथले है वो आपको देखने को नहीं मिल रहा। अगर वो ज़ूज़ैंथले देखने को नहीं मिल रहा तो इसका मतलब क्या है, उसकी डिस्कलरेशन हो गई। डिस्कलरेशन का मतलब है जो ये आपको रेड ऑरेंज वगैरह देखने को मिलता है ये नहीं मिलेगा। अब आपको कोरल रीफ्स कैसे देखने को मिलेंगे, सिर्फ व्हाइट। तो इसीलिए उसको बोलते हैं दैट वो कोरल रीफ्स क्या हो चुके हैं, ब्लीच हो चुके हैं, और उस फिनोमिना को बोलते हैं दैट इज ब्लीच्ड कोरल और कोरल ब्लीचिंग। ठीक है, तभी आप देखोगे यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये क्या हो चुके हैं, प्रॉपर्ली व्हाइट। नेक्स्ट लास्ट स्टेज आती है दैट इज डेड कोरल। अब डेड कोरल में आपको देखने को मिलेगा जनरली ये ब्राउन या फिर ब्लैक हो जाते हैं। अब यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो चुका है, मतलब यहां पर ज़ूज़ैंथले स्ट्रेस्ड भी नहीं है। अब ज़ूज़ैंथले मर चुके हैं, डाई आउट, they have been died out. Without enough plant cells to provide the corals with the food it needs, the coral soon starves or becomes diseased.
कोई ना कोई उनको डिजीज लग जाएगी, फंगल डिजीज हो जाएगी, या फिर जो आपका ज़ूज़ैंथले है वो मर चुका है। ठीक है, तो इसीलिए कोरल ब्लीचिंग के बाद लास्ट स्टेप होता है दैट इज डेड कोरल। उसको हम रिवाइव नहीं कर सकते। वंस द कोरल बिकम्स डेड वी कैन नॉट मेक इट हैपन अगेन। ठीक है, इसको हम रिवाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारा ब्लीच्ड कोरल है तो हम रिवाइव कर सकते हैं, अगर हमने वो स्ट्रेस्ड कोरल को जांच लिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वहां पर पोल्यूशन है तो अगर हमने उस पोल्यूशन को हटा दिया तो जो ये ज़ूज़ैंथले है ये दोबारा अपना फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर जाएंगे और ये जो ब्लीच्ड कोरल है ये दोबारा रिवाइव कर जाएगी। लेकिन वंस द कोरल बिकम्स डेड देन वी कैन नॉट रिवाइव इट। ठीक है जी, सो आप ये देख सकते हैं ब्लीच्ड कोरल में आप देख सकते हैं ये सारा व्हाइट हो जाता है। ठीक है, जो ज़ूज़ैंथले है वो अपने आप को एक्सपेल आउट करना स्टार्ट कर देता है, मतलब वो इन कोरल पॉलिप्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में नहीं रहता। ठीक है, और जो लास्ट है आप देख सकते हैं यहां पर कोई डिजीज हो चुकी है। जब उस कोरल्स को डिजीज हो जाएगी तो वो पर्टिकुलर कोरल रीफ क्या बन जाती है, इट बिकम्स डेड। सो दिस इज डेड कोरल, इट इज covered with some infection or some disease. ठीक है जी, so this was the holistic coverage of coral reefs. coral reefs बनते कैसे हैं, coral reefs है ही क्या, उसके बाद हमने पढ़ा कि उनकी कंडीशंस, आइडियल कंडीशंस क्या हैं जहां पर आपको कोरल रीफ्स देखने को मिलेंगे, और उसके बाद हमने थ्रेट्स पढ़े, और थ्रेट्स में स्पेसिफिकली हमने क्या रीड किया, दैट इज कोरल ब्लीचिंग। अब देखिए आपको कोरल ब्लीचिंग पे एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, सो आप इसके लिए एग्जांपल्स पढ़ सकते हैं। जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो कितनी ज्यादा थ्रेटेंड है, और हमारे इंडिया में कौन कौन से कोरल रीफ्स कहां कहां पर एग्जिस्ट करते हैं वो भी हमने रीड कर लिया। सो दिस वाज द होलिस्टिक कवरेज ऑफ कोरल रीफ्स। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।